हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द साइंस प्लस चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले जो टॉपिक है दैट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कशन किया था और उसमें जो थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो हमने डिस्कशन किया था। आज जब हम ऑस्मोसिस के लिए बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये कि ऑस्मोसिस होता क्या है, ऑस्मोसिस है क्या, और क्या उसका कोई ऐसा एग्जांपल्स जो हम डेली लाइफ में यूज करते हो। हाँ, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, ड्राई ग्रेप्स आपने देखा होगा। अगर ड्राई ग्रेप्स को हम वाटर के अंदर रखें थोड़े टाइम के लिए, तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 2 to 3 आवर्स, वहां पे ड्राई ग्रेप्स कैसा होगा, स्वेलिंग हो जाएगी वहां पे। सेम कंडीशन ब्लड सेल्स के लिए, जो आपको पता है कि जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल के अंदर सॉल्ट का कुछ अमाउंट होता है एंड दैट इज नियर अबाउट 0.1% और मोर देन दैट। तो अगर वो सलाइन वाटर में रखें, मतलब सॉल्टेड वाटर में रखें, NaCl का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर रखें, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा तो वहां पे ब्लड सेल का स्वेलिंग हो सकता है, उसकी साइज इंक्रीज हो सकती है, या फिर वो कोलैप्स हो सकता है, उसकी साइज श्रिंक हो सकता है। सेम कंडीशंस एग के कंडीशन में आता है। अगर एग के आउटर सेल को हम रिमूव कर दे और वाटर के अंदर रखें तो क्या होगा, वो स्वेलिंग होता है वहां पे। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। तो होगा क्या, डेफिनेशन क्या होगा ऑस्मोसिस का, वो देख लेते हैं। ऑस्मोसिस मींस इट इज द प्रोसेस where only flow of solvent is possible through semi permeable membrane। सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करेंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा नहीं। मींस अगर कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट है, जैसे हमने बोला कि अगर कोई भी दो सॉल्यूशन है हमारे पास में, एक में हम कंसीडर क्या करते, प्योर सॉल्वेंट कंसीडर करते, और इसी को हमने कनेक्ट कर दिया किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन से, ठीक। यहां पे हमारा सॉल्यूशन, यहां पे प्योर सॉल्वेंट को हम कंसीडर करते हैं वाटर, और यहां पे जो सॉल्यूशन है दैट इज मेड अप ऑफ वाटर प्लस शुगर। और ठीक जहां पे ये सॉल्यूशन कंटेन हुआ है, यहां पे हम एक SPM लगा देंगे, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, SPM। तो होगा क्या, जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर का होगा और कुछ अमाउंट शुगर का होगा, जबकि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, वो जो कंपोनेंट है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर का ही रहने वाला है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल सिर्फ यहां से यहां पे मूव करेंगे, ये डायरेक्शन में, फ्लो ऑफ वाटर मींस प्योर वाटर से वो सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, यहां से यहां पे वो ट्रांसफर होगा नहीं। ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। अब जो SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में होगा क्या कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही मूव कर सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स मूव करेंगे नहीं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन only allow passes of solvent, not
to the solute particles through it. जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही मूव कर सकते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा नहीं। या फिर इसका रीजन क्या होगा? तो रीजन होगा जो पार्टिकल की साइज है वो। पार्टिकल की साइज मींस जो एसपीएम है, एसपीएम के अंदर सिंपल एक पर्टिकुलर लेयर लो और उसके अंदर एकदम स्मॉल होल्स, पोर्स जिसको बोलते हैं, इतना स्मॉल हो कि उसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही मूव कर सके। अब एसपीएम जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कितने टाइप के होते हैं? तो इसमें दो टाइप के हैं। एक तो है नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं हर जगह एसपीएम ही लिखने वाला हूं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए। और जो दूसरा होगा दैट इज सिंथेटिक, दैट इज सिंथेटिक एसपीएम। तो एक नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन कौन से होते हैं? तो नॉर्मली ये जो है नेचुरल वाले, इट विल बी प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैसे? प्लांट्स के लिए अगर हम सिंपल, एकदम सिंपलेस्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं, कोई एक सेट है फ्लावर्स का, अगर हम उसको वाटर के अंदर रख दें तो वो कैसा दिखता है? वो फ्रेश जैसा दिखता है। तो वहां पे क्या होता है, जो वाटर के पार्टिकल्स है वो पूरा फ्लावर के सराउंडेड मूव करेगा। सराउंडेड मूव करेगा मतलब इनर साइड में सेल के थ्रू वो मूव करने वाला है। एनिमल्स के अंदर आपको पता होगा कि ब्लैडर होता है, ब्लैडर बॉडी के अंदर एनिमल्स के अंदर होता है जो एक एसपीएम का वर्क करता है। तो उसको हम बोलते हैं पिग्स ब्लैडर है, ठीक। वो एग्जाम्पल हो गया किसका? नेचुरल एसपीएम का। अगर हम सिंथेटिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए बोले तो सिंथेटिक परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब जो सिंथेसाइज्ड किया गया हो। तो वहां पे सिंपल एक एग्जांपल है सेलोफेन बैग, सेलोफेन बैग एक पूरा बैग टाइप का फॉर्म होगा और उसमें से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही मूव करेंगे। फर्दर जब हम आइसोलेशन के लिए देखेंगे, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए, तो वहां पे प्रोसेस है थ्रू वॉशिंग। तो वहां से वॉशिंग के थ्रू जितने भी एलॉयज ओर्स मिलते हैं उनका प्योरिफिकेशन होता है। तो वो सेलोफेन बैग ही वहां पे यूज करते हैं क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही मूव कर सकते हैं। मींस वाटर से वॉश करते हैं तो वाटर के पार्टिकल ही मूव कर सकते हैं इनसाइड में। और यहाँ पे एक दूसरा भी एग्जांपल है पर्चमेंट पेपर, ठीक है, पर्चमेंट पेपर भी बोलते हैं, ये भी फॉर्म होता है। अब जो सेलोफेन बैग है एक तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या होगा? आर्टिफिशियली prepared gelatinous cupric ferrocyanide, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। क्यूप्रिक और क्यूप्रस दो आते हैं, ठीक। तो यहां पे Cu2FeCN6, इसका थिन लेयर एकदम जिलेटिनस, जिलेटिनस का मतलब आप ऐसा बोल सकते हो ट्रांसपेरेंट, थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का एक कॉपर साइनाइड और फेरस साइनाइड का मिक्सचर। तो वहां पे क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड फॉर्म होगा। क्यूप्रिक का मतलब यहाँ पे जो कॉपर है वो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1। एक तो +1 और दूसरा +2, दोनों कंडीशंस में अलग अलग है, +1 वाले और +2 वाले।
एक में आएगा अस और दूसरे में आएगा इक। तो अस किस में आता है? सो दैट विल बी अस, जिसका स्मॉलर होगा वो अस और इसमें आएगा इक। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब +1 और +2, कितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर रहा है और गेन कर रहा है। तो यहाँ पे वो +1 है तो उसके लिए अस आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूप्रस। और जो +2 वाला है उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक। ठीक, तो क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड के अंदर वो फॉर्म होगा। ये हो गया एसपीएम के बारे में, नेचुरल एसपीएम और सिंथेटिक एसपीएम। अब ऑस्मोसिस पता चला कि क्या हो रहा है, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हमेशा कोई भी पर्टिकुलर चीज अगर फ्लो होती है, जैसे अगर हम टेम्परेचर के लिए बात करें तो टेम्परेचर हमेशा हायर टू लोअर की तरफ मूव होगा, फ्लो होगा। सेम ऐसे ही यहां पे भी फ्लो जो है वो हमेशा सॉल्वेंट का ही होगा। तो अगर ये प्योर सॉल्वेंट और यहाँ पे सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन ही कंसिडर करे, इफ two solutions of different concentration are connected through SPM, then अगर दो सॉल्यूशन अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के उनको साथ में कनेक्ट करें एसपीएम के थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना चाहिए तभी ये ऑस्मोसिस प्रोसेस अकर होगी। तो यहां पे क्या होगा, दो सॉल्यूशन ले रहे सर, यहाँ पे सॉल्वेंट बोला आपने तो ठीक है, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का है तो क्या होगा? मैंने अभी आपको बोला कि कोई भी चीज अगर फ्लो होती है तो वो हमेशा हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव होती है। तो यहां पे देन द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम occurs from maximum amount of solvent। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कहां पे होगा? जहां पे सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होगा। डाइल्यूटेड का मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन वाले, लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मिनिमम amount of solvent, that is higher concentration, higher concentrated solution। ध्यान देना, कंफ्यूजन नहीं। सर आपने तो अभी बोला कि टेम्परेचर हमेशा हायर टू लोअर मूव करेगा, तो यहां पे क्यों लिख रहे हैं लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन? क्योंकि यहां पे फ्लो ऑफ सॉल्वेंट हो रहा है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का फ्लो नहीं हो रहा है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को ही पास होने देगा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को पास होने देगा नहीं। तो अगर लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो वहां पे सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा? एकदम मिनिमम होगा, सॉल्वेंट का मैक्सिमम होगा। तो सॉल्वेंट का मैक्सिमम होगा तो सॉल्वेंट यहां से फ्लो करेगा, कहां पे फ्लो करेगा? मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जहां पे मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हुआ मींस हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। क्लियर है? दैट इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, thus flow of solvent occurs from lower concentrated solution to higher concentrated solution। ओके, लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा थ्रू
SPM थ्रू SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, क्लियर है? तो इतना हमें ध्यान रखना है, नोट कर लो। अभी हमने देखा कि ऑस्मोसिस का मतलब द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन। तो यहां पे अगर ऑस्मोसिस है तो सॉल्वेंट फ्लो करेगा ही। अब सॉल्वेंट मींस सॉल्वेंट से कहां फ्लो कर रहा है? सॉल्यूशन की तरफ फ्लो कर रहा है। अगर ये सॉल्वेंट के फ्लो को इधर स्टॉप करना है कि सॉल्वेंट यहां से सॉल्यूशन की तरफ ना जाए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंसीडर करो कि पर्टिकुलर वेसल है, यहां पे जो प्रेशर है सॉल्वेंट के लिए वो कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहां पे जो प्रेशर है वो भी कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही। तो यहां पे सॉल्वेंट मूव करेगा कहां पे? सॉल्यूशन की तरफ। हम सॉल्यूशन के साइड में इतना प्रेशर अप्लाई करें, यहां से हम प्रेशर अप्लाई करें जिसकी वजह से जो ये फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है वो स्टॉप हो जाए, दैट इज पाई जितना प्रेशर। मींस osmosis can be stopped by applying external pressure on the solution side, and that pressure is known as a osmotic pressure. जितना प्रेशर हम सॉल्यूशन के साइड में अप्लाई करेंगे कि जो सॉल्वेंट का फ्लो है सॉल्यूशन की तरफ वो स्टॉप हो जाए, वो रुक जाए, उसी प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। Therefore, osmotic pressure can be defined as the external pressure applied on solution side to stop the flow of solvent through SPM into the solution. External pressure applied on the solution side to stop the flow of solvent through SPM into the solution. जो यहां से यहां पे फ्लो हो रहा है उसको स्टॉप करने के लिए जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उसे क्या बोलेंगे? पाई। According to One Hoff, इन्होंने इक्वेशन दिया एंड ही सेड दैट पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पाई का इक्वेशन क्या दिया इन्होंने? सी आर टी। हमने आपको अभी बोला कि कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होगा, हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा। पाई इज इक्वल टू सी आर टी दिया है। अब आर क्या है? सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। कौन से टर्म में? मोलैरिटी के टर्म में। आर क्या है? आर है गैस कांस्टेंट। कैपिटल टी क्या है? टेम्परेचर है। और पाई क्या है? पाई को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां पे सिंपल सा एक नोट, क्या है ये नोट? आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा होगा और उसमें कुछ इक्वेशंस थे। तो पहला जो इक्वेशंस था बॉयल्स लॉ, दैट इज P is inversely proportional to volume at a fixed temperature. P is inversely proportional to 1 by V, और इसको हमने ऐसा लिखा था V is directly proportional to 1 by P। इसके बाद में सेकेंड इक्वेशन V is directly proportional to N, ये कौन सा था?
एवोगैड्रो का। देन थर्ड वन, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, चार्ल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ, ये एवोगैड्रो लॉ, ये तीनों लॉ को अगर कंबाइन करें तो हमें ये इक्वेशन मिलता था। वहां पे एक आइडियल गैस इक्वेशन मिलता था, V राइट डाउन एज PV इज इक्वल टू nRT, और P इज इक्वल टू लिखते थे N बाई V RT, और P इज इक्वल टू लिखा था हमने CRT। तो यहाँ पे जो P है वो प्रेशर के लिए डिटरमाइन होता था। यहाँ पे सेम हम पाई को क्या कंसिडर कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ये तो हो गई एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे ध्यान देना, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो 8.314 जूल में, फिर कैलोरी में 1.987, या फिर 0.08314 लीटर बार पर मोल केल्विन। तीन वैल्यू है आर की। आर की वैल्यू कितनी है, 0.08314 लीटर बार पर मोल केल्विन है, और आर की वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल केल्विन है। आर की वैल्यू है कैलोरी में 1.987 कैलोरी पर मोल केल्विन। ये तीन वैल्यू है। अब अगर टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर R and T becomes constant. Therefore, pi is directly proportional to C. लिख सकते हैं, pi is directly proportional to C. R और T क्या हो गया, कांस्टेंट, तो pi और C के बीच में रिलेशन क्या फॉर्म होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Hence, osmotic pressure is colligative property because depends on concentration, molar concentration of solution, ब्रैकेट में नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, इसके लिए पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नाउ पाई इज इक्वल टू CRT, ये वाला इक्वेशन था हमारा यहां पे, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। यहां से अगर C लिखें, कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या आएगा, N बाई V, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पाई इज इक्वल टू N बाई V आर टी। N मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हमेशा हम इंडिकेट कर रहे हैं सोल्यूट को B से और सॉल्वेंट को इंडिकेट कर रहे हैं A से। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट, और यहां पे मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, इसके बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या मिलेगा, पाई इज इक्वल टू WB डिवाइड बाई MB इंटू RT डिवाइड बाई V, और MB इज इक्वल टू मिलेगा, MB को सब्जेक्ट बनाए तो पाई यहां पे आ जाएगा, WB RT डिवाइड बाई पाई इंटू V, वॉल्यूम इन लीटर। R की वैल्यू हमेशा हम यहां पे रेफर करने वाले हैं लीटर बार पर मोल केल्विन।
तो ये मिला हमें mv। हेंस मोलर मास ऑफ solute can be determined. It is used for, it is का मतलब osmotic pressure is used for determination of molecular mass of proteins। प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर वाला इक्वेशन यूज होता है। क्यों? साथ में भी उसका क्वेश्चन मार्क, क्यों ऐसा होता है? रीजन है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने देखा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो पहला था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों यूज नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से किसी भी प्रोटीन्स का हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्यों कैलकुलेट कर सकते हैं? रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बात करें तो जो डेल्टा टीएफ की वैल्यू होगी वो एकदम मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास क्या होना है, मैक्सिमम रहने वाला है, 10⁻⁶ के फॉर्म में रहने वाला है। तो जो चेंज मिलेगा, डेल्टा टीएफ की वैल्यू मिलेगी, वो एकदम मिनिमम होगा। मिनिमम होगा मतलब बहुत ही कम होगा, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड और इट्स वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो क्यों नहीं यूज होगा? वो इसके लिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही प्रोटीन्स क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होगा जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं है कि उसका मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर सके। इसके लिए सिंपलेस्ट मेथड दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी हेल्प से हम प्रोटीन्स का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। अब टोटल 3 टाइप के सॉल्यूशन होंगे, या तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, या तो हाइपोटोनिक होगा, या तो आइसोटोनिक होगा। दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अभी हम वो डिस्कशन करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे कैसे हम सॉल्यूशन को डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस टाइप का सॉल्यूशन है। नोट करो पहले इसको। अभी आइसोटोनिक और आइसोटोनिक को ही आइसोऑस्मोटिक बोलते हैं। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? ये तीनों सॉल्यूशन का डिटरमिनेशन ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे होता है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन, पहला कौन सा? आइसोटोनिक के लिए बात करेंगे हम। सबसे पहला दैट इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और इसी को बोलते हैं आइसोस्मोटिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। ऐसे सॉल्यूशंस जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेम, और द सॉल्यूशंस which have same osmotic pressure, same osmotic pressures are known as isotonic solution, isotonic solutions। और the solution having same concentration are isotonic solutions।
ऐसे सॉल्यूशंस जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेम हो। मींस सेम का मतलब क्या, कि जो पाई का इक्वेशन है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सपोज पहला सॉल्यूशन है, उसके लिए हमें मिलता है पाई वन की वैल्यू, और तो C1 उसका कॉन्सेंट्रेशन C1, दैट इज फॉर सॉल्यूशन नंबर 1। और दूसरा सॉल्यूशन के लिए मिलता है पाई टू इज इक्वल टू C2 आर टी। आर और टी तो गैस कांस्टेंट है। ये इक्वेशन नंबर 2। इफ C1 और C2 इक्वल होगा, देन इफ C1 and C2 are same, then pi 1 will be is equal to pi 2। दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जब भी सेम होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जिसमें पाई 1 और पाई 2 की वैल्यू इक्वल होगी उसे क्या बोलेंगे हम, आइसोटोनिक और आइसोस्मोटिक सॉल्यूशंस। अब हम बात करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के लिए। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपर का मतलब मैक्सिमम। अब यहां पे हमने बोल दिया कि पाई 1 और पाई 2 जिसके लिए सेम हो या फिर कॉन्सेंट्रेशन सेम हो तो वो होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर के केस में द सॉल्यूशन which have or which has maximum osmotic pressure compared to other solutions, then it is known as हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कंसीडर करो हमारे पास एक सॉल्यूशन ए है और दूसरा सॉल्यूशन बी है। दो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ए के लिए जो पाई 1 ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पाई 1, और जो सॉल्यूशन बी के लिए है वो पाई 2। अगर पाई 1 इज लेस देन पाई 2, पाई 1 की वैल्यू मिनिमम है और पाई 2 की वैल्यू मैक्सिमम है, तो क्या होगा, देन सॉल्यूशन बी इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन because it has maximum value of osmotic pressure। क्लियर है? तो इसके बेसिस पे हमें कंपेयर करना है। और हम ये भी बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में भी बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में क्या होगा। तो पाई 2 की वैल्यू कब आएगा, आर और टी सपोज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहां पे भी एट सेम टेम्परेचर होगा, एट सेम टेम्परेचर the solution which has maximum concentration are known as hypertonic solution compared to other solution। ठीक है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उसे हाइपरटोनिक बोलेंगे। अब हाइपर का अपोजिट होगा हाइपोटोनिक। हाइपर का अपोजिट कौन सा रहने वाला है, हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक इसका अपोजिट, यहां पे क्या था, द सॉल्यूशन विच हैज मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहां पे क्या आएगा, मिनिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। द सॉल्यूशन विच हैज मिनिमम
osmotic pressure is known as, compared to others, compared to other solution, then it is known as hypotonic solution. तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सेम कंडीशन, सॉल्यूशन ए है और दूसरा है सॉल्यूशन बी, इसके लिए वैल्यू है पाई 1 और इसके लिए वैल्यू है पाई 2. अगर पाई 1 इज लेस देन पाई 2, सेम कंडीशन में रख रहा हूं, तो पाई 2 को हमने क्या बोला? हाइपरटोनिक. हियर solution A is known as hypotonic solution because it has minimum value of osmotic pressure, क्योंकि उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू मिनिमम, और एट सेम टेम्परेचर द सॉल्यूशन विच हैज minimum or lower concentration than other solution, then it is known as hypotonic सॉल्यूशन. सेम टेम्परेचर पे किसी दो सॉल्यूशन का कंपेयर करें, जहां पे मैक्सिमम होगा कॉन्सेंट्रेशन उसे हाइपोटोनिक, जहां पे मिनिमम होगा उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम बोलेंगे. सो दैट इज अबाउट आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि इससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इवन बोर्ड के एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है. अब ऑस्मोटिक प्रेशर का एक यूज होगा और ऑस्मोसिस यूज होगा जो सी वाटर से डिस्टिल वाटर फॉर्म करते हैं और ड्रिंकिंग वाटर फॉर्म करते हैं वहां पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं. तो इसके बाद में फर्दर हम वो टॉपिक डिस्कशन करेंगे. नोट कर लो इसको.